हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 का एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि मैं सबसे पहला चैप्टर मानता हूं और सबसे बेसिक चैप्टर, वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉर्ट वीडियो। एक वीडियो में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक तरीके से मैं गाइड करने वाला हूँ। यदि आप खुद से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अन्यथा मैं कहां पर पढ़ाया हूं, कैसे पढ़ाया हूं, कैसे आप बेस्ट तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, वो मैं बहुत कम समय में 15 से 20 मिनट के समय में आपको गाइड करने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आपका बात करें तो आपके एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसका सबसे पहला चैप्टर का नाम है साइटोलॉजी, और इस साइटोलॉजी में दो पार्ट आते हैं। एक चैप्टर, एक साइटोलॉजी चैप्टर नहीं बल्कि एक यूनिट है, इसके अंदर दो चैप्टर आता है। एक चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं। एक है सेल डिवीजन। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक वन शॉट वीडियो है, फिर एक सेल डिवीजन का वन शॉट वीडियो मैं बना दूंगा। जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं बताता हूं। सबसे पहले जो मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ाया है वो डिटेल में पढ़ा रखा है। वो कहां पे पढ़ा रखा है? वो उदित फार्मेसी के प्ले स्टोर, उदित फार्मेसी नाम से प्ले स्टोर ऐप है, उस ऐप पर हमने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स में मैंने अभी पहला चैप्टर साइटोलॉजी पूरा दोनों चैप्टर कवर कर दिया है। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या वहां पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। यदि आप खुद से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा मैं जहां पे पढ़ाया हूं, जैसे पढ़ाया हूं वो पढ़ सकते हैं। देखिए, जो साइटोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, मैंने इसे 4 पार्ट्स में खत्म करा है, 4 वीडियो लेक्चर्स में खत्म करा है, और चारों वीडियो लेक्चर्स में इतने डिटेल में है कि आपको कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिर इसके एमसीक्यू भी मैंने करवा रखे हैं, जो कि आप प्ले स्टोर पे देख सकते हैं, उदित फार्मेसी के ऐप पर देख सकते हैं, और डेमो लेक्चर एज ए फर्स्ट लेक्चर अवेलेबल भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग साइटोलॉजी में पढ़े क्या थे। सबसे पहले तो आपको पता है साइटोलॉजी क्या है? सेल की स्टडी है। सेल की स्टडी में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज आप देखते हैं तो आप सेल क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से छोटा छोटा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोशिका के बारे में, एक जंतु कोशिका के बारे में डायग्राम आप देख लीजिए, एक ओवरव्यू देख लीजिए, ताकि कहीं भी कोशिका पढ़ने में कोई कोशिकांग यानी कोई सेल ऑर्गेनेल का यूज आए, नाम आए, तो आपको अनसुना ना हो। तो मैं पहले ये बता दिया। फिर कोशिका का डेफिनेशन क्या है वो आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। उसके बाद कोशिका में 3 चीजें, एक कोशिकीय का उदाहरण क्या है, फिर बहुकोशिकीय का उदाहरण क्या है, फिर अकोशिकीय का उदाहरण क्या है, जैसे विषाणु अकोशिकीय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साइटोलॉजी, फिर रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक के बारे में, एंटोन वॉन लीवनहुक वैज्ञानिक के बारे में आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर कोशिका सिद्धांत के बारे में ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे मैं बस बताने वाला हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है वो ऐप पर, हमारे पेड क्लासेस में, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पढ़ना है। फिर कोशिका सिद्धांत के अनुसार दो लाइनें दी गई हैं, वो लाइनें आपको ध्यान में रखना होगा। फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस समझना होगा पूरे डिटेल में, जैसे कि मैंने कर रखा है। फिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस समझना होगा, जैसे कि मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। फिर कोशिका का पढ़ना है कि हर एक ऑर्गेनल्स के बारे में इस तरीके से क्लासीफाई करके कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। फिर पूरा जीव द्रव्य के बारे में, जैसे कि एक लेक्चर यहाँ तक था, अब दूसरा लेक्चर में मैं क्या पढ़ाया हूँ, जैसे पेड क्लासेस का ही पीडीएफ है, वहीं पे मैं इसी पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया हूँ, यही हमारा नोट्स है वहाँ का। तो ये अब दूसरा लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ाए, पूरे जीव द्रव्य के बारे में अच्छे तरीके से बताया कि कॉटी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य का अध्ययन किया था। फिर जीव द्रव्य होता क्या है, कंप्लीट चीज़ें बताई हुई हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। फिर सिंगर फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो होता है, तरल मोज़ेइक मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, वो बताया। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल होता क्या है वो बताया। फिर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ाया हूँ, साइटोप्लाज्म के बारे में। फिर सेल वॉल के बारे में पढ़ाया हूँ। फिर सेल वॉल के बारे में समझ रहे हैं ना, जो उसमें जो सेल वॉल बना होता है बैक्टीरिया में वो किसका बना होता है, पौधा में बना होता है किसका, एल्गी में किसका बना होता है, सब चीज़ें बताया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल से मैंने बता रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे पहले किसने देखा था, तो अल्टमैन ने दिया था, अल्टमैन ने देखा था। इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम नाम दिया। श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्लस कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या है, फिर क्रिस्टे क्या है, फिर ये सेमी ऑटोनोमस है, क्यों है सेमी ऑटोनोमस, फिर एक डायग्राम के साथ समझाया हूँ। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होते हैं वो चीज़ें बताई।
बताया हूँ। इस तरीके से मेरा लेक्चर 2 खत्म हुआ। अब लेक्चर 3 में मैंने क्या पढ़ाया है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया है। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बने होते हैं, कौन नाम के वैज्ञानिक थे, पॉटर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका नाम दिया। ये कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भैया, इसमें राइबोसोम्स इसके सरफेस पर लगे होते हैं और वो राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता सरफेस पे, ये किसके सिंथेसिस में मदद करता है, लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है। समझ रहे? इसी तरीके से पढ़ना है। फिर राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, ये बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म देखा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। जॉर्ज पेलाडे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने राइबोसोम का नाम दिया। दो प्रकार के थे, 70S एंड 80S। 70S किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और लवक में पाया जाता है। इसका यूनिट का सब यूनिट का नाम है 50S एंड 30S। और 80S प्रकार का किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और ये 60S और 40S इसका सब यूनिट है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री कहा जाता है। फिर लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 40 से भी ज़्यादा प्रकार का क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने इसका खोज करा था। देख रहे कितना अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, बहुत सारा चीज़ें पढ़ाया है। इंडोसाइटोसिस क्या है, इंडोसाइटोसिस के दौरान क्या होता है। फिर गोल्जी बॉडी किससे किससे मिलकर बना हुआ है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं, मतलब ये कहाँ उपस्थित होता है, नहीं होता है। फिर केंद्रक के बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि केंद्रक अपवाद में कि केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है, तो पोषवाह के चालनी तत्व सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। फिर स्तनधारियों की आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने केंद्रक का खोज करा था। इसमें केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य ये सब पाए जाते हैं। फिर केंद्रक का कंपोनेंट क्या है, केंद्रक 80% प्रोटीन से बना होता है, 20% डीएनए, 5% आरएनए, 3% लिपिड, आनुवंशिकता का वाहक कहलाता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि केंद्रक कला केंद्रक का आवरण बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लेक्चर 3 खत्म हुआ। अब लेक्चर नंबर 4 जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है वो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग टोटल पढ़े हुए हैं कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या, एक जटिल कार्बनिक अम्ल है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुटे होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बंधन के द्वारा जुटे होते हैं। फिर न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो भैया देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि डीएनए और आरएनए पढ़े। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या था, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड का ही टाइप्स है डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो आरएनए डीएनए क्या, न्यूक्लिक एसिड। देखिए जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए प्लस आरएनए। तो इसी डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, यही न्यूक्लिक एसिड है। फिर न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फिर डीएनए में किस प्रकार का पेंटोज शुगर पाया जाता है, किस प्रकार का नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, प्लस ये राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में बात करें, यहाँ पे देखिए किस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बंधन से 2 न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं जिससे कि न्यूक्लिक एसिड बनता है। फिर आरएनए में क्या क्या पाया जाता है, फिर प्यूरिन क्या है, पिरिमिडीन क्या है, आरएनए के लिए प्यूरिन पिरिमिडीन क्या है। फिर प्यूरिन पिरिमिडीन का एक स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से, प्यूरिन का स्ट्रक्चर, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर, एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन में साइटोसिन थायमिन यूरेसिल, ये तीनों का स्ट्रक्चर्स वगैरह फिर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं। फिर डीएनए को आनुवंशिक सूचनाओं का वाहन करता तथा कोशिका डीएनए के बारे में पढ़े हैं। फिर आरएनए आनुवंशिक पता है, आरएनए 3 प्रकार का होता है, ये सब चीज़ पढ़े हैं, तीनों प्रकार पढ़े हैं। प्लस हम लोग लास्ट में अब क्या किए कि एक तरीके से पूरा सेल का चैप्टर खत्म हुआ। यहाँ पे साइटोलॉजी जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है वो पार्ट खत्म हुआ। फिर हम लोग डिफरेंस देख लिए कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, हर चीज़ें देख लिए हैं, क्या प्रेजेंट क्या एब्सेंट। ठीक है, पूरा अच्छा से। फिर गुणसूत्र के बारे में बचा था, क्रोमोसोम के बारे में पढ़े, इंटरफेज में सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड पूरा एकदम क्या होता है, पूरा संघनित हो जाता है। ठीक है, गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, वॉल्टेयर नाम के वैज्ञानिक ने करा था। तो इस तरीके से हमारा गुणसूत्र सटन एंड बोवरी ने के गुणसूत्र का आनुवंशिकता का आधार बताया। सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, भुजाएं पाई जाती हैं, जैसे कि गुणसूत्र है ये, मान लीजिए देखिए मैं एक दिखा देता हूँ। जैसे कि ये गुणसूत्र किस है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है,
कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या क्या कौन सा पार्ट है कंप्लीट डायग्राम के साथ बना के मैं बताया हूँ। जैसे कि ये बीच में जो है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्रोमेटिड कहलाता है। और ऊपर वाला ये दोनों क्या कहलाएगा, आर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। फिर क्या युग्मक, क्या 2n होता है, क्या n होता है, कंप्लीट बताया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि हरित लवक के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, जो कि याद रखना है। कोशिका सजीव भाग कौन सा है, निर्जीव भाग कौन सा है वो बताया है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, छोटी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है वो बताया है। कुछ खास चीज़ें जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या याद रखना है, जैसे मटर में 14 गो होता है, अमीबा में 250 होता है, इंसान में, मनुष्य में 46 गो होता है, मक्का में 20 गो होता है, चावल में 24 गो गुणसूत्र होता है, जो कि ध्यान रखना है। फिर सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कोशिका कौन सा है, सबसे कम गुणसूत्र वाला जंतु कोशिका कौन सा है, प्लस सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला जंतु कौन सा है। तो ये सभी चीज़ें बताया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हुआ, साइटोलॉजी का पार्ट 1 जो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो कवर हो गया। ठीक है, वो कवर हो गया। इतना चीज़ें मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया। अब पार्ट 2 में जो पढ़ाया है, जो इसमें कि सेल डिवीजन पढ़ाया है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको पढ़ना है, अगर चीज़ें ठीक लगी, अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपको भी लगा होगा कि सिलेक्शन जरूर होगा, क्वेश्चंस जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना होगा, हमारे इस बैच में ज्वाइन करना होगा। हमारे बैच में ज्वाइन करने के लिए पहले तो आपको बता दूं कि बैच का फीचर्स क्या क्या है। देखिए, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस बैच को लॉन्च किया। इसमें आपको देखिए, आपके ग्रुप E1 के कैंडिडेट होंगे या तो E2 के कैंडिडेट होंगे। ये बैच ज़्यादातर बेनिफिशियल है E1 ग्रुप के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ज़्यादा फोकस लिया गया है। मैथ के सिर्फ कंटेंट अवेलेबल हैं, कोई भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा यहाँ। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। किस सब्जेक्ट्स के भैया, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो भी मिलेंगे वो किस सब्जेक्ट के मिलेंगे, सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। क्योंकि देखिए, बात ऐसा है कि तैयारी आपको एग्जाम में सिलेक्शन कैसे, स्मार्ट वे में तैयारी कीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितना, फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री में 25, बायोलॉजी में कितना 50। आपका एग्जाम में टोटल हो गया कितना 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4, टोटल मार्क्स कितना हो गया 400। सिलेक्शन कितना पे होता है 210 या 220 मान लीजिए। आपका टारगेट मान लेते हैं 240 है। ठीक है, 240 टारगेट रख के लेके चलिए। बहुत ज़्यादा हुआ 240, 250 तक टारगेट रख लिए। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो 250 लाने के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का कोई खास भी ज़रूरत नहीं है। अगर बायोलॉजी आप मेरे से पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका 50 में से बायोलॉजी, फिजिक्स तो पढ़ना होगा, पढ़े बिना सिलेक्शन तो नहीं होगा। कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। बायोलॉजी में अगर जो 40 से 45 क्वेश्चन, मैं मान के चलता हूँ 40 क्वेश्चन ही सही हुआ, तो 40 × 4 कितना हो गया, ऐसे ही देख लीजिए। 45 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं बायोलॉजी में। जी हाँ, 45 प्लस क्वेश्चन आपको यदि सही करना है, तो 45 प्लस क्वेश्चन यदि आप सही करेंगे तो 40 और 45 गुना 4 कर लीजिए, 4 पंजे 20 के 0 बकिया 2, 4 चौक 16, 2 18, 180 मार्क्स इधर ही हो गया। अगर 20 मार्क्स भी आप ऐड करेंगे उधर से फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो आपका 240 पुर जाएगा, तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसके बाद अपने नंबर से लॉगिन करना है, OTP डालना है, नाम डालना है, और फिर email ID डालना है। उसके बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाना है। स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम नाम से कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि आप एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस हम लोगों ने बहुत मिनिमम 499 रुपीज़ रखा है, 499 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 499 कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ज्वाइनिंग में इस कोर्स को, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।